बुनियादी ढांचे के मुश्किलात वाले कर्जों से छुटकारा पाया और नुकसानात को खत्म करके $100 मिलियन के मुनाफा में तब्दील कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी पेशरफ बैंक की शोहरत के लिहाज से थी, जो 2019 में इंजमाम के बाद करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के ज़खायर को $651 मिलियन से बढ़ाकर $8.8 बिलियन तक ले जाने में कामयाब रहा, जो कि इंडस्ट्री की औसत से कहीं आगे था। बैंक का दावा है कि 2023 के माली साल में कासा के ज़खायर में 44% का इजाफा हुआ था। यहाँ तक कि 2021 में बचत के खातों की शरह सूद को 7% से 4% तक कम करने के बावजूद हम अपने मुलाजमीन को ये बताते हैं कि गैर अखलाकी तरीके से कमाई गई आमदनी कभी भी काबिल कबूल नहीं है। हम एक नया बैंक हैं और हम अखलाकियात को बैंक के बुनियादी DNA का हिस्सा बना रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO वी वेदीनाथन ने कहा कि उन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक के नियर एंड डेयर टेस्ट का हवाला देते हुए कहा, जिसमें मुलाजमीन से ये पूछा जाता है कि क्या वो अपनी पेश करदा मसनूआत को अपने करीबी लोगों को भी तजवीज़ करेंगे। हम अपने अखलाकी बैंकिंग के असूल को बहुत संजीदगी से लेते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, हमें इस पर रोज अमली तौर पर अपनाना चाहिए। एक मिसाल के तौर पर एक दिन हमने बैठकर बचत खातों पर फीस के साख्त का जायजा लिया। ये दूसरे बैंकों की तरह बहुत पेचीदा था। हमने इसे आसान बनाने की कोशिश की ताकि हमारे सारिफीन इसे बेहतर तरीके से समझ सकें, लेकिन प्रोडक्ट मैनेजर ने हर छोटी तफसील, जिसे होम ब्रांच, नॉन होम ब्रांच, शहर के अंदर, शहर से बाहर, हम पर, हमसे बाहर, हर चीज के लिए जवाब पेश किया। लेकिन यह सब एक उलझन थी। फीसों का हिसाब लगाने के लिए सारिफीन को कैलकुलेटर और रियाजी की जरूरत पड़ती। हमने कहा बस इसे सिफर कर देते हैं। इसी तरह हमारी 0 फीस बैंकिंग का आगाज हुआ। आज हम वाहिद बैंक हैं जो 28 जरूरी खिदमात जैसे कैश डिपॉजिट, कैश निकालना, ATM, IMPS, RTGS, NEFT वगैरह पर कोई फीस नहीं लेता। हमारे बैंक में सारिफीन को हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है, वो मुकम्मल सुकून के साथ बैंकिंग कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा, दूसरा सुतून डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ना। हिंदुस्तानी हुकूमत की डिजिटल निज़ाम को फरोग देने की कोशिश की बदौलत बैंक मजीद सार्फिन तक पहुंचने में कामयाब रहा है। हिंदुस्तान ने आधार, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स की बुनियाद पर डिजिटल पब्लिक गुड्स का एक मजबूत निज़ाम तश्कील दिया है। इंडिया स्टेक ने हकीकत में हमारे अदायगी के तौर पर KYC, अपने अकाउंट को जाने, कैश फ्लो के तज्जिए और एग्रीमेंट्स, मैंडेट के क़याम में इनकलाब बर्पा किया। इससे हिंदुस्तान में छोटे कारोबारों को बहुत फायदा पहुंचा है, क्योंकि वो अब हुकूमत के जरिए जमा करदा वसाइल की बुनियाद पर $100 से $200 तक छोटे कर्जे भी हासिल कर सकते हैं। हमारा बैंक इनको इस्तेमाल करने में सबसे आगे है। विद्यानंद ने कहा, हमारा तीसरा सतून समाजी भलाई पर तवज्जो देना है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हमने 2.1 मिलियन पानी और सफाई के कर्जों की माली आनत फराहम की है, जैसे कि बैतुल खला बनाने के लिए $300 से $400 के कर्ज, और हमारी अदायगी की शरह 99.5% है। हम अपने वाश, पानी, सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के कर्जों के लिए 100% कबल अदायगी फीस की छूट फराहम करते हैं। हम इस इनकम ग्रुप से कोई कबल अदायगी फीस नहीं लेना चाहते। IDFC फर्स्ट बैंक के सरबराह ने कहा, हमें यकीन है कि हमारे फराहम करदा 30 मिलियन कर्जों ने वक्त के साथ रोजगार के बेशुमार मौके फराहम किए हैं। हम दुरुस्त तौर पर ये नहीं गिन सकते कि ये कितने हैं, लेकिन ये लाखों में जरूर होंगे। यहाँ तक कि हमारी पेपरलेस ट्रांजैक्शन और ग्रीन ब्रांचेस भी ESG, माहौलियाती, समाजी और गवर्नेंस सरमायाकारी का हिस्सा है। हमारे कारोबार का एक बड़ा हिस्सा फितरी तौर पर ESG के असूलों पर मबनी है, लेकिन हमने इसे इस तरह से दर्जाबंदी नहीं किया था। अब जबकि हमें ESG की अहमियत और फौरी जरूरत का इदराक हो चुका है, हम मुस्तकबिल में इस पर ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश करेंगे। विद्यानंद ने कहा, हमारी खुसूसियात पर हमें सरमाया लगाना पड़ता है। बाज़ औक़ात ये वाज़ेह नहीं होता कि इसकी कीमत क्या है। मिसाल के तौर पर हम ऐसे सेविंग अकाउंट्स या सस्ते क्रेडिट कार्ड्स की 0 फीस की हकीकी कदर का तयन नहीं कर सकते, लेकिन हम बैंक को तवील मुद्दत के लिए बना रहे हैं और इसमें एतमाद कलीदी अंसर है। उन्होंने मजीद कहा, नौजवान आबादी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असासा है
اس کی نوجوان آبادی اس کی 50% سے زیادہ آبادی کا 25 سال سے کم عمر اور 65% سے زیادہ 35 سال سے کم عمر ہے۔ اگلی دہائی میں ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی افرادی قوت کا حامل ملک ہوگا۔ تعلیم اور ہنر کی ترقی اس نوجوان آبادی کی صلاحیت کو استعمال میں لانے کے لیے تعلیم اور ہنر کی ترقی پر توجہ بہت ضروری ہے۔ عالمی سطح پر مسابقتی افرادی قوت تیار کرنے کے لیے تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت اور اعلیٰ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے اقدامات انتہائی اہم ہیں۔ افرادی قوت میں خواتین کی شرکت میں اضافہ بھی ایک اہم شعبہ ہے جو ہندوستان کی اقتصادی ترقی کو نمایاں طور پر فروغ دے سکتا ہے۔ ایشیا کے سنگم پر واقع ہندوستان کا مقام اسے علاقائی اور عالمی جغرافیائی سیاست میں ایک اہم کھلاڑی بناتا ہے۔ بحیرہ ہند میں اس کا کردار اور دیگر علاقائی طاقتوں کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہندوستان اپنی دفاعی صلاحیتوں کو جدید بنانے اور دفاعی پیداوار میں خود انحصاری کی جانب قدم بڑھا رہا ہے۔ یہ ترقی اسے ایک مضبوط علاقائی طاقت کے طور پر مضبوط کرتی ہے اور اس کی عالمی سپر پاور بننے کی خواہشات میں مدد دیتی ہے۔ ہندوستان کی سفارتی کوششیں جیسے کہ بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات اور اقوام متحدہ، برکس اور کوآڈ جیسی بین الاقوامی تنظیموں میں شرکت اس کے عالمی اثر و رسوخ کو بڑھا رہی ہے۔ ہندوستان پائیدار ترقی کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بین الاقوامی سولر الائنس جیسے عالمی اقدامات میں اس کی قیادت اس کی قابل تجدید توانائی اور پائیدار طریقوں سے وابستگی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہندوستان کی اقتصادی ترقی، تکنیکی پیش رفت، آبادیاتی فوائد اور بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی اثرات اسے اگلی دہائی میں ایک عالمی سپر پاور بننے کے دہانے پر کھڑا کر رہے ہیں۔ اگرچہ چیلنجز موجود ہیں، لیکن ملک کی رفتار ایک ایسے مستقبل کی نشاندہی کرتی ہے جو عالمی سطح پر اثر و رسوخ اور خوشحالی کے راہ پر گامزن ہے۔ اگلے 10 سال ہندوستان کے عالمی کردار کو مستحکم کرنے کے لیے اہم ہوں گے اور یہ ممکن ہے کہ ہندوستان عالمی نظام کو نئی شکل دینے میں نمایاں کردار ادا کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔